हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि बढ़िया होंगे। और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड में हमारा चल रहा है उत्तराखंड की हिस्ट्री, जिसमें लास्ट कत्यूरी से कुड़ीन से कत्यूरी तक के पीवाईक्यू या एमसीक्यू बोले वो मैं आपको करा चुकी थी, है ना। और अब हमको करना है चंदवंश। चंदवंश में टोटल 12 राजा हुए, है ना। और पूरे 12 के 62 राजा हुए। 62 के 62 हमको पढ़ने नहीं है, जो इम्पोर्टेंट होंगे वही वही। कुछ कुछ ऐसे हैं जो जिनसे क्वेश्चन आए हैं, बनते हैं और हर बार बनते ही हैं, तो वो आपको पढ़ने हैं थोड़ा डिटेल से। बाकी कुछ ऐसे हैं जो खाया पिया और चल दिए, तो फिर कोई इतिहास नहीं बना पाए, है ना। तो मैं सोच रही हूँ, वैसे तो हम सबको ही पता है कि चंद्रवंश की स्थापना जो है सोमचंद ने की, है ना। तो सोमचंद ने क्या क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीजें पढ़ने से पहले थोड़ा चंद्रवंश की बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। कैसे चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई और कैसे जो है धीरे धीरे इसमें 62 राजा आएंगे, मानी 62 राजा आएंगे। पूरा एक लंबा अच्छा खासा पीरियड, लगभग 700 से लेकर के आप मान के चल सकते हो कि गोरखा शासन जब हुआ था 1780 तक, तब तक हमको जो है चंद्रवंश को। अब इतनी लंबी जर्नी है, जैसे कत्यूरी हम देखेंगे 2 भागों में टूटे थे, तो हमने इतनी लंबी जर्नी देखी थी, वैसे ही चंद्रवंश की भी अपने आप एक लंबी यात्रा जो है वो हो जाती है। इस लंबी पूरी यात्रा में लगभग जो है 62 राजा हुए। तो 62 राजा हमको पढ़ने हैं, सारे नहीं, एक एक करके देखते हैं। चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं, ये है गौरा देवी, जिनको चिपको वुमेन भी कहा जाता है। 25 मार्च 1974 को ही हुआ था चिपको मूवमेंट, है ना। तो चमोली के रैणी गांव में हुआ था। कई बार इनसे क्वेश्चन आया है, आता गया है, हमेशा ही आएगा। अभी तो 66 ईयर में जो है 1991 में इनकी डेथ हो गई है। और 27 महिलाओं के साथ इन्होंने विरोध किया था वन ठेकेदारों का। और इस पे भी हम खूब मतलब इन इन शख्सियत के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे जब मैं प्रमुख व्यक्ति आपको पढ़ाऊंगी उत्तराखंड के, है ना। तो अभी तो जनजातीय हमारा खत्म हो गया, तो मैं सोच रही हूँ उसके बाद आप बताना कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट सीरीज अगर मैं कोई शुरू करती हूँ तो काफी लंबी चौड़ी चली जाती है। उससे क्या होगा, टॉपिक थोड़े हमारे छूट जाते हैं बीच के, है ना। तो जो छोटे छोटे पॉइंट है और जिनसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सोच रही हूँ हिस्ट्री थोड़ा लंबा है, एक तरफ से हिस्ट्री लंबी, मतलब एक ऐसे कह सकते हैं लंबी रेस का घोड़ा है, तो उसको चलने देते हैं। साथ में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको कवर करने की कोशिश करते हैं कि आपकी 10-12 वीडियो बने और पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए, उसके एमसीक्यू में करा दो, है ना। तो चलिए फिर कहानी शुरू करते हैं। ये थी अपने आप में ब्रेड, है ना। और चंद्रवंश जो है शुरू करते हैं। थोड़ा ऐसा अगर मैं आपको बता दूं उसकी हिस्ट्री क्या थी आपको, अगर क्योंकि हमने पढ़ा है कि कत्यूरी के जस्ट बाद ही चंद्रवंश हुए थे, तो थोड़ा सा एक जो है सबसे पहले एक रफली आइडिया ले लेते हैं कि कैसे चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद हम कहानी आगे शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आपको पता ही है कि कत्यूरी वंश में लिखना क्या है, इसको मैं ऐसे समझा देती हूँ। कत्यूरी वंश में क्या हुआ था, कत्यूरी वंश में लास्ट जो वंश हुआ था वो हुआ था अशांति देव वंश, हमने पढ़ा था। इन्होंने ही राजधानी स्थानांतरित करी थी, कहाँ से, जोशीमठ से। और कहाँ पे, जोशीमठ से और कत्यूरी बैजनाथ में, ना। नरसिंह देव के कहने पे करी थी अशांति देव। अशांति देव खुद एक राजा था। अशांति देव के वंश में ही अंतिम मतलब एक शक्तिशाली राजा हुआ कौन, पिथौरा शाही जिसे बोल सकते हैं, पृथ्वीपाल बोल सकते हैं, पिथौरा बोल सकते हैं, जिन्होंने पिथौरागढ़ भी बसाया था। फिर इनकी सबसे छोटी रानी थी जिया, उनसे जो है शादी हो गई थी, मतलब इन दोनों की शादी हुई। इन दोनों का एक पुत्र हुआ धामदेव, है ना, या दुल्ला शाही। फिर दुल्ला शाही के भी 2 बेटे हुए, मालो शाही और लामर शाही, है ना। तो मालो शाही और राजुला की कहानी, जो शौका जनजाति है, उनकी जो बेटी थी उनकी भी पूरी मैं आपको बता चुकी थी। और अंतिम अगर हम राजा पढ़ेंगे अशांति देव वंश का, वो था ब्रह्मदेव। पढ़ा था हमने, ये भी पढ़ा था कि कत्यूरी वंश जो है वो बिखराव शुरू हो गया था 13वीं सदी तक, क्योंकि 2 बार कत्यूरी का जन्म हुआ, 700 से 1000, फिर 1000 से 1300, ऐसे चलता है। राजधानी शिफ्ट इन्होंने लगभग 850 ईस्वी में कर। ये सारी कहानी हम पढ़ चुके थे। हमने पढ़ा था अंतिम राजा ब्रह्मदेव, जिसने चंपावत में सुई नामक राज्य की स्थापना करी थी, ठीक। अब ये कहानी यहीं से शुरू होती है। क्या है कहानी, इस कहानी को समझते हैं। राजधानी शिफ्ट करी थी, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी थी, है ना। जिया रानी की लोक गाथा एक, हालांकि जिया रानी की एक लोक गाथा है जिनमें हमने पढ़ा था कि जागरों वगैरह में इनको याद किया जाता है। उसके अनुसार तो कहा कि जो ब्रह्मदेव था ये अत्याचारी तो था ही, अशांति देव वंश का अंतिम राजा था, मतलब ब्रह्मदेव ही अत्याचारी था। तो इसको तैमूर लंग ने आक्रमण किया था और तैमूर लंग ने इसको मार दिया था। ये जिया रानी की लोक गाथा के अनुसार है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री किताबों वगैरह में देखोगे तो ये कहा गया कि ब्रह्मदेव ने अपनी बेटी जिसका नाम चंपा था, उसकी शादी किससे करा दी, सोमदेव से करा दी, सोमचंद से करा दी थी, है ना। तो अगर ये अलग अलग व्यक्ति हैं तो सेम राज्य एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि हम वहां भी पढ़ते हैं कि कत्यूरी में जो है
सुई नामक राज्य जो चंपावत लोहा घाट में है वो ब्रह्मदेव ने किया। तो इस पे जो है काफी छानबीन मैंने करी, जांच पड़ताल करी, लेकिन मुझे लगता है ये एक ही शख्सियत है, क्योंकि वो तो आप जागर गाथाओं के हिसाब से खत्म कर रहे हो उस कहानी को, है ना। तो आपने सल्टा दिया कि भाई तैमूर लंग, हालांकि मैं उसका खंडन नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक तरीके से कहीं ना कहीं आपको दिखाना पड़ेगा, एंड दिखाना पड़ेगा। लेकिन रियल जब हम किताब पढ़ते हैं है ना, तो उसमें जो है इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है। उसमें ये मिलता है कि ब्रह्मदेव सुई नामक राज्य पर उस टाइम चंपावत लोहा घाट यानी काली कुमाऊं भी जिसे काली कुमो कहा जाता है, और सोमदेव यहाँ सोमचंद यहाँ आया था और फिर इसने अपने शादी कर ली। ये कहानी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, हमको पढ़ना है चंदवंश, ठीक है। चंदवंश, हमको क्या पढ़ना है, चंदवंश। चंदवंश में हम सबसे पहले तो सीधा पढ़ेंगे कि प्रथम राजा ये था, लेकिन कैसे स्थापित हुआ ये देखते हैं। तो 13वीं सदी के आसपास, है ना, 13वीं सदी के आसपास जो सुई है, सुई राज्य है, ये कहाँ पड़ा था आपका, चंपावत। चंपावत में भी कहा, अगर हम ऐसे देखेंगे तो लोहा घाट, है ना। यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, लोहा घाट। यहाँ पे शासन कर रहा था कौन, ब्रह्मदेव, ठीक है, ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव। और कई किताबों में तो ये भी है कि जब कत्यूरी वंश का अवसान हो गया तभी चंद वंश की उत्पत्ति हुई। तो सिंपल सी बात है, क्योंकि कत्यूरी जब बिखराव शुरू होता है, आप हिस्ट्री में भी देखना, किसी भी राज्य का जब बिखराव शुरू होगा, बटना शुरू होगा, है ना। आप जैन धर्म को ही देख लो, 2 भागों में जब बट गया, श्वेतांबर दिगंबर बर्बाद हो गया, मतलब खत्म हो गया, है ना। उतनी खत्म नहीं, ऐसा नहीं कि आज जैन धर्म नहीं है, मतलब उतना चरम सीमा पे नहीं है। बौद्ध धर्म आप देखो, सेम चीज हुआ कि जब आपका हीनयान और महायान 2 भागों में, हालांकि उसकी एक और शाखा बनी वज्रयान, है ना, तो खत्म हो गया। मौर्य साम्राज्य का फिर भाग में बंटना शुरू हो गया, मौर्य उत्तर काल आ गया। तो जितने भी हिस्ट्री की चीजें हैं, मतलब जो राज्य है, अगर वो बंटना शुरू हो गया, बिखराव, अगर, क्योंकि कहते हैं ना आपस में ही बैर हो गया, तो फिर संभालेगा कौन, ऐसे ही परिवार की भी स्थिति हो जाती है। एक बात होगी। तो ब्रह्मदेव जो है ये क्या कर रहा था, यहाँ पर जो है ब्रह्मदेव ने, मतलब ब्रह्मदेव शासन कर रहा था जिसके समय सोमचंद आया। तो इसी के समय क्या है, सोमचंद आया। अब ये सोमचंद कौन सी बला है, कहाँ से आई, क्यों आई, ये भी एक कहानी है इस पे, है ना। सोमचंद कहाँ था, प्रयाग, है ना, प्रयाग पड़ेगा आपका इलाहाबाद, है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद के पास झूसी नामक जगह से आया था, ठीक है, झूसी नामक जगह से ये आया था। कौन, सोमचंद। ऐसा क्या रहा होगा इस सोमचंद में कि ब्रह्मदेव ने अपने बेटी की शादी इससे कर ली, 15 बीघा जमीन भी दी इसको दहेज में, ठीक है। तो कुछ ना कुछ बात सोमचंद में रही होगी, या इन दोनों ने पटा लिया। ब्रह्मदेव की बेटी थी चंपा, बहुत टाइम तक तो ये ब्रह्मदेव के साथ ही रहा, है ना। उसके बाद पटा ली बेटी, और बेटी फंस गई। उसके बाद जो है बोला कि भाई अब तो चोरी छुपे के मिलना ठीक नहीं है, और ऐसे क्या करते हैं बताओ, चलो शादी कर लेते हैं। ठीक ठाक था सोमचंद भी, ऐसे, है ना। आप सोमचंद के इतिहास देखते हैं पहले कि ये कहाँ से आया था। ऐसा क्या था इस सोमचंद में कि जो ब्रह्मदेव ने क्या कर दिया, अपनी बेटी की शादी कर दी। तो कहाँ से आया था, इलाहाबाद से आया था, है ना। बद्रीदत्त पांडे एक हमने ये नाम बार बार आते रहेंगे, बद्रीदत्त पांडे। तो बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि जो ये सोमचंद था, ये ना 27 आदमियों के साथ जो है वो मतलब उत्तराखंड आया था अपने 27 आदमियों के समय, 27 आदमियों को लेकर। अब कौन थे, बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि सोमचंद ऐसे ही नहीं आया कि सीधा जाकर के कहीं भी डोल करके आ गया। बद्रीदत्त पांडे कहते हैं कि सोमचंद जो है वो 27 आदमियों को लेकर श्री बद्रीनारायण की यात्रा पर आए हुए थे, मतलब भगवान बद्रीनाथ की यात्रा पर जो है वो आए हुए थे, और जिसे काली कुमाऊं, है ना, आए हुए थे, जिसे काली कुमाऊं के सूर्यवंशी शासक ब्रह्मदेव ने 15 बीघा जमीन दी। अब हो सकता है, क्योंकि पूरी जानकारी तो है नहीं, तो ये बद्रीनारायण के उसमें आए थे घूमने के लिए, हो सकता है इनको लगा होगा कि इस तरफ भी चले लेते हैं, है ना। और इस तरफ गए, इधर पता देख ली कौन, ब्रह्मदेव की बेटी। बोला अरे क्या करना है, क्यों वापस जाना है, बेटी तो फंस गई थी, है ना, और फिर शादी कर ली। इस टाइप से रहा होगा कुछ, क्योंकि पूरी जानकारी तो कुछ है नहीं, या फिर हो सकता है इसके पीछे कुछ और रीजन रहा होगा। तो जो भी रहा होगा, तो बद्रीदत्त पांडे के अनुसार है ये, मतलब कि ये इन्होंने कह दी थी। इसने 15 बीघा जमीन भी इनको दे दी थी, है ना। और सोमचंद से इन्होंने कराया। अच्छा, चंपावत का एक और उपनाम आता है, चंपावत का, है ना, चंपावत का पुराना नाम है काली कुमु। ये भी मेरे ख्याल से कई क्वेश्चन आया है, तो ये दें, कई बार आपको बोलेगा कि काली कुमु पर था किसका, ब्रह्मदेव का शासन, इस टाइप से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। और 15 बीघा जमीन इसको दे दी। साथ में क्या किया कि वो तो दे ही दी, दहेज स्वरूप सोमचंद से कराया, और दहेज स्वरूप चंपावत की
कोतवाल छावनी भी भेंट कर दी, दहेज भी दे दिया भाई, दहेज 15 बीघा जमीन तो दे दी, और क्या कर दिया, कोतवाल छावनी भी इसको दे दी। किसको? कोतवाल छावनी किसको? सोमचंद को दे दी कि भाई आराम से अपना रहो, खाओ पियो, क्योंकि सोमचंद का अपना यहाँ कुछ था थोड़ी, सोमचंद का अपना यहाँ कुछ नहीं था, कुछ कैसे होगा, क्योंकि सोमचंद यहाँ का था ही नहीं। तो जो राजा था ब्रह्मदेव, हालांकि इसको किताबों में दिखाया गया कि ये बहुत अत्याचारी शासक था, लेकिन बेटी के मामले में हर पिता जो है अत्याचारी वगैरह नहीं होके एक अच्छा पिता साबित होता है, और हुआ भी है, हुए भी हैं इतिहास में, है ना, अभी भी है। बेटियों और जो पिता है उनका कनेक्शन या उनकी बॉन्डिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा सॉलिड होती है, उतनी माँ और बेटी की नहीं हो सकती, माँ और बेटे की ठीक होती है ना। तो ठीक है, अभी तो इतिहास में, लेकिन इन्होंने देखो अपनी बेटी के लिए दहेज में कोतवाल छावनी तो दे ही दी चंपावत की, साथ में 15 बीघा जमीन भी दे दी। उस समय की बात बता रही हूँ, कितना जो है, फिर इसे बोल रहे हैं कि ये वो था क्या, क्रूर था, है ना। पिता, अब जो ये था कौन, सोमचंद, इसके पिता का नाम सोमचंद आया कहाँ से था, हमने पढ़ा कि झूसी से आया था, इलाहाबाद झूसी से ही आया था। इसके सोमचंद के पिता का नाम कबीर वर्मन या कबीर वर्मन, है ना, कबीर वर्मन या कबीर कबीर चंद, इसके पिता का नाम कबीर चंद मिलता है ना, मतलब मिलता है इसके पिता का नाम, ये चंद्रवंशी थे, चंद्रवंशी, है ना, तभी तो इसको चंद कहा गया, चंद्रवंशी थे ये कहा जाता है। अब ये सब कुछ हुआ होगा, चंद्रवंश रहा, कैसे कैसे रहा, क्योंकि हर कत्यूरी वंश के भी, जैसे हमने पढ़ा था पांडुकेश्वर ताम्रपत्र वगैरह मिले सबसे ज्यादा, जिसमें ललित सूर्यदेव के मिले। तो भाई आप पढ़ रहे हो कि चंद्रवंश हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं से तो सोर्स मिला होगा, कहीं ना कहीं से तो जानकारी मिली होगी, ऐसे ही थोड़ी हवा में आप पढ़ लोगे, है ना। तो पहले जो स्रोत है जिनसे क्वेश्चन आता है, यहाँ तक की कहानी तो समझ गए ना, इनके पिता यहाँ थे, वापस आएंगे इस कहानी पे, पहले स्रोत समझते हैं कि कहाँ कहाँ से हमको जानकारी मिलती है कि क्या रहा होगा, कौन स्रोत, मतलब चंद्रवंश हुआ होगा। तो स्रोत इसका देख लेते हैं, बालेश्वर मंदिर में, ठीक है, बालेश्वर मंदिर है, उसमें मंदिर में क्राचल देव, क्राचल, इस क्राचल देव को भी अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा ये, क्राचल देव का एक अभिलेख मिला, है ना, क्राचल देव का लेख है, वहां से भी एक जानकारी मिलती है, का लेख, वहां से भी जानकारी मिली। पहली बालेश्वर मंदिर में क्राचल देव का लेख है, उसने भी जो है इसको दिखाया है कि भाई चंद्रवंश रहा होगा, और अपने हिसाब से कुछ कुछ चीजें उसने मेंशन करी है। बालेश्वर मंदिर में क्राचल देव का अभिलेख, मैं लिख देते हैं, मैं क्राचल देव अभिलेख, है ना। दूसरा जो है इसी में आएगा चमोली का गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, जिसमें सबसे ज्यादा जानकारी चमोली के गोपेश्वर का त्रिशूल लेख, जिसमें सबसे ज्यादा जानकारी वैसे तो नागवंश की है, जिसमें 4 राजा हुए, है ना। चमोली के गोपेश्वर का त्रिशूल लेख ये अभी भी है ना, त्रिशूल लेख। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जानकारी मैंने आपको बोला नागवंश की है, ठीक है। दूसरा है पिथौरागढ़ के आनंदपाल, है ना, नहीं आनंद, हाँ आनंदपाल का बास्ते ताम्रपत्र, आनंदपाल का बास्ते ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्र होगा, ताम्रपत्र। और मिलता है बास्ते जो ताम्रपत्र है ना, जो बास्ते ताम्रपत्र है, इसमें मांडलिक राजा, मतलब चंद्रवंश के मांडलिक राजाओं की जानकारी है ना। बास्ते ताम्रपत्र में मांडलिक राजाओं की अब आप सोचोगे मांडलिक क्या होगा, मांडलिक राजा किसके, चंद्रवंश के। देखिए मांडलिक राजा उनको कहा जाता था जो क्या है, किसी दूसरे के अधीन में कार्य करते थे, है ना, मतलब जो किसी दूसरे को टैक्स दिया करते थे। जैसे आप देखोगे भारती चंद तक अभी हम लगातार जो राजा पढ़ेंगे, भारती चंद तक सारे के सारे राजा डोटी के क्षेत्र में रह रहे, मतलब जो नेपाल का एरिया है, जो डोटी जो कत्यूरी का ही एक भाग था, उनको जो है टैक्स देते थे, टैक्स पे करते थे। फिर भारती चंद ने एक 12 वर्षीय युद्ध करा, है ना, और इस 12 वर्षीय युद्ध के बाद, ये युद्ध उसने इसीलिए किया कि भाई हम पूरे टैक्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, शासन हमारा है, एरिया हमारा है, हम क्यों तुमको टैक्स दें। इसी पर 12 साल तक एक युद्ध हुआ था,
है ना, तो वो कहानी मैं आपको बताऊंगी सारी चीजें। तो मांडलिक राजा मतलब जो राजा डोटी के राजाओं को क्या करते, डोटी के राजाओं को राजा नहीं रेका कहा जाता था, जिनको टैक्स पे करते थे। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो टैक्स पे करने वाले किंग थे, टैक्स पे किंग, है ना, उनकी चर्चा है वास्ते ताम्रपत्र में, इंपॉर्टेंट हो जाए। सेरा खड़कोट है एक जगह, सेरा खड़कोट, ये कहाँ है आपकी पिथौरागढ़ में, ठीक है, ये कहाँ है आपकी पिथौरागढ़ में है, यहाँ से भी कुछ जानकारी, पिथौरागढ़ में हो गया। और एक मझेड़ा ताम्रपत्र है, ये भी पिथौरागढ़ में है, मझेड़ा आया क्वेश्चन है ये बास्ते वाला भी आया क्वेश्चन है, मझेड़ा ताम्रपत्र, है ना, ताम्रपत्र, ये भी क्या है आपका पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। अब इसमें क्या है, इन दो ताम्रपत्रों में क्या है, चंदों के बम शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, चंदों व बम शासकों की, या चंदों के भी लिख सकते हैं, चंदों के बम, आप बोलोगे बम क्या है, उड़ाने वाला, नहीं उड़ाने वाला नहीं है, चंदों के बम शासकों का वर्णन। बम क्या है इसको समझते हैं, बम उड़ाने वाला नहीं, तोप गोला वाला नहीं, बम शासक उनको कहा गया जो चंदों के क्या थे, एंटी थे, एंटी मतलब दुश्मन थे, उस समय शत्रु थे, जो बार बार चंदों से जिनकी बार बार भिड़ंत होती थी। तो ये कौन थे, ये कौन थे, ये बम कौन थे, ये थे डोटी के रेका राजा, डोटी के रेका राजा, यही जो मैं आपको बता रही हूँ, रेका राजा, जिनसे जो है टैक्स के लिए बार बार लड़ाई होती थी, भारतीय चंद ने इसको खत्म कर दिया था, है ना। तो ये वही है, डोटी के रेका राजाओं की एक शाखा थी, रेका राजा शाखा, रेका राजा, बस डोटी के रेका शाखा भी बोल सकते हैं, मतलब राजा को ही ये रेका कहा जाता है, उपाधि थी एक तरीके से, ये है ना। तो इनका चर्चा है इसमें, किसमें, सेरा खड़कोट उसमें, और कि भाई कब कब इनकी भिड़ंत हुई, लड़ाई झगड़े इनके छोटे छोटे बार बार छोटे जैसे शीतकालीन युद्ध होते हैं वैसे इनके होते रहे। यहाँ तक समझ आ रहा होगा कहानी, है ना। एक और है मूनाकोट ताम्रपत्र, आया क्वेश्चन है, PYQ तो आप लिख सकते हो साथ जो आए हुए। एक भी चीज ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही लिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप कि आए हुए। अभी मूनाकोट जैसे आपसे पूछा है, बास्ते पूछा है, मझेड़ा पूछा हुआ है ना, सेरा खड़कोट पूछा हुआ है, तो वैसे ही आपको और चीज भी पूछ सकता है। मूनाकोट जो ताम्रपत्र है उसमें चंद राजाओं के कर की जानकारी है ना, ताम्रपत्र में किसकी जानकारी है, चंद राजाओं के कर की, चंद राजाओं के कर की। तो हम चंद राजा भी नहीं लिखते तो काम बन जाता, क्योंकि उन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, चंद राजाओं के कर की, एक तो पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, कर की जानकारी है मोनाकोट में। एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे, समझिए इस चीज को, ये भी आई है, एटकिंसन, है ना, एटकिंसन और बद्रीदत्त पांडे, इन दोनों का नाम अलग लिखते हैं क्योंकि इनकी किताब भी है, उन्हीं में ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, बद्रीदत्त पांडे, है ना। तो एटकिंसन की किताब अगर हम देखेंगे, एटकिंसन और अच्छा पहले बद्रीदत्त पांडे की एक बुक है, बड़ी फेमस बुक है इनकी, है ना, बुक है कौन, कुमाऊं का इतिहास, कुमाऊं का इतिहास, यहाँ तक दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लो। जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा कट तो रहा है बट ठीक है। और एटकिंसन की जो किताब है हिमालयन गजेटियर, बुक है इनकी भी, हिमालयन गजेटियर, ठीक है, हिमालयन गजेटियर, क्या है किताब का नाम, हिमालयन गजेटियर। देखिए समझिए, इन दोनों ने कहा सोमचंद को चंदवंश का संस्थापक माना, इन दोनों ने कहा कि भाई क्या है, सोमचंद ही चंदवंश का संस्थापक है, सोमचंद ही चंदवंश का संस्थापक है ना, का संस्थापक। अब आप बोलोगे ऐसे क्यों लिखा रही है, क्योंकि सोमचंद ही तो संस्थापक है, बिल्कुल सोमचंद है, लेकिन कई लोग जो है थोहर चंद को भी मानते हैं। सोमचंद की अगर हम देखेंगे रैंक, मतलब पहले नंबर का राजा है, जबकि थोहर चंद 27वें नंबर का होगा, तो जो 27वें नंबर का है वो संस्थापक कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी अब अच्छा ये तो छोड़ो, एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बता देती हूँ, है ना, जो एटकिंसन थे, है ना, इन्हीं ये इकलौता, एटकिंसन की जो किताब है हिमालयन गजेटियर, इसके बारे में बताती हूँ। हिमालयन गजेटियर एक ऐसी पुस्तक है जो उत्तराखंड के इतिहास का क्रमबद्ध विवरण करती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उत्तराखंड के इतिहास का सबसे पहले वर्णन या क्रमबद्ध तरीके से किसने किया, तो एटकिंसन ने किया। इनकी ये जो बुक है हिमालयन गजेटियर, इसी में वर्णन है ना। हालांकि इसके बाद अलग अलग हुए इतिहासकार, उन्होंने अपने अपने तरीके से
पूरी हिस्ट्री को डिफाइन किया। अभी तो दुनिया भर की किताबें निकल गई है, हर व्यक्ति किताब छापने में लगा है, हर व्यक्ति पीएचडी कर चुका है ना। अपने अपने तरीके से लोग सोर्सेस करते हैं, ऐसा नहीं कि किताबें गलत हैं, वो गलत तरीके से मतलब प्रिंट करवा रहे, लेकिन हर व्यक्ति जो है थोड़े थोड़े सोर्सेस हर किताबों से लेकर के अपनी भी एक किताब निकाल सकता है। लेकिन स्टार्टिंग जो पीरियड रहा होगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, हर एक ताम्रपत्र से जाकर उसकी भाषा को समझना, लैंग्वेज को समझ, फिर उसको किताबों में लिखना बहुत डिफिकल्ट। लेकिन कहा गया है कि जिस तरीके से हिमालयन गजेटियर में उत्तराखंड के इतिहास को क्रमबद्ध और सिस्टमैटिक तरीके से एटकिंसन ने लिखा है, ऐसा फिर किसी ने नहीं लिखा। हालांकि इनको कॉपी किया, बाद में जो भी आए उन्होंने इन्हीं का जो हिमालयन गजेटियर में जितनी भी जानकारी थी उन्हीं को आधार बना करके और लिखा, है ना। अब ये कौन थे एटकिंसन साहब जी, ये भाई साहब कौन थे, इनके समझते हैं। इनका पूरा नाम था एडविन फेलिक्स थॉमस एटकिंसन। एडविन, है ना, एडविन, इनका पूरा नाम था एडविन फेलिक्स थॉमसन, है ना, थॉमस एटकिंसन, ये पूरा नाम था इनका। अब आप पूरा नाम रख के क्या ही करोगे, कौन से आपको इनके ऊपर रिसर्च करनी है ना। इतना टाइम आपके पास किसी के पास है थोड़ी की रिसर्च, लेकिन करना चाहिए। आप उत्तराखंड पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत तो हमको पता होना चाहिए। अब ये इनका पूरा नाम था। वैसे तो क्या थे, इनका जन्म हुआ था 1840 में, 1840 में। और आयरलैंड, आप देख रहे हो आयरलैंड का बहुत ज्यादा रोल है हमारे उसमें, है ना। बहुत सारे अच्छे अच्छे जो होंगे जिन्होंने भारत के लिए काम किया वो आयरलैंड के थे। कल हमने पढ़ा, मतलब हिंदी वगैरह में जो मैंने आया था, जो बताया था हमें, है ना, कि पहला न्यूज़पेपर अगस्त हिक्की थे जो, वो भी क्या थे आपके आयरलैंड के थे, ठीक है, अगस्त की। हालांकि फिर 1870 में, फिर 1780 में उसको आई, और 82 में जो है अंग्रेजों ने इसे बंद कर दिया क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ थी, है ना। तो ये इनका पूरा नाम था। और मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु इनकी 1890 में हो गई कोलकाता में। देखिए कितने साल जिंदा रहे ये, फिर भी मेरे ख्याल से 50 साल जिंदा रहे मात्र। देखिए 50 साल में पूरा इतिहास लिख के गए उत्तराखंड का। हालांकि ये क्या थे, एक कीट वैज्ञानिक थे। तो ये क्या थे, वैसे तो एक कीट वैज्ञानिक थे। देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गए, कीट वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये कहानी मैं आपको बता चुकी हूँ, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ये दोनों ही कहते हैं कि जो चंद्रवंश के संस्थापक, चंद्रवंश का संस्थापक है वो सोमचंद है। अब समझते हैं कौन व्यक्ति हैं जो कहते हैं थोहरचंद को। तो थोहरचंद को सबसे पहले एक व्यक्ति है हर्षदेव जोशी, अभी ये नाम आगे आएगा। ये बड़ा खतरनाक आदमी था, है ना। हर्षदेव जोशी हो गया पहला। दूसरा हो गया आपका फ्रेजर साहब, है ना, डब्ल्यू फ्रेजर कर लेते हैं, फ्रेजर दूसरा, है ना। तीसरा जो है फ्रेजर की एक किताब है, फ्रेजर की है रिपोर्ट ऑन कुमाऊं, लिख दो, द रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल, एक किताब है। इसी में इन्होंने कहा कि थोरचंद जो है, द रिपोर्ट ऑन कुमाऊं एंड गढ़वाल इन्हीं की है। इसी में इन्होंने कहा कि भाई थोरचंद जो है कहाँ का संस्थापक है, मतलब थोरचंद ही चंद्रवंश का संस्थापक है। एक व्यक्ति और है यहीं पे, यशवंत कटौच। मैंने आपको शुरू में जब इतिहास शुरू किया था तो मैंने कहा ये व्यक्तियों के नाम आपको याद होने चाहिए, ये बार बार आते हैं। और एक व्यक्ति और है आपके हैमिल्टन, मिल्टन की बोतल आती है ना, हैमिल्टन। तो हैमिल्टन की भी एक किताब है जिसका नाम है बुक, है ना। ये बुक है इनकी क्या, किंगडम ऑफ नेपाल, किंगडम ऑफ नेपाल, ठीक है, ऑफ नेपाल। इसमें भी इसी में इन्होंने कहा कि भाई थोहरचंद क्या, ये सारे के सारे चार लोग क्या है, ये कहते हैं कि भाई उत्तराखंड का इतिहास का, उत्तराखंड का जो चंद्रवंश का जो संस्थापक है, ये चारों लोग कहते हैं वो थोहरचंद है। और बद्रीदत्त पांडे और एटकिंसन कहते हैं कि कौन है, सोमचंद है। और थोहरचंद का रैंक देखोगे तो हम 27वें नंबर पे पढ़ेंगे। अभी तो हम सोमचंद ही स्टार्ट नहीं किया, सोमचंद ऐसे ऐसे करके 27वें नंबर का राजा। तो ये तो नहीं हो सकता संस्थापक, है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। चलिए आगे देखते हैं आप थोड़ा सा और बेसिक जानकारी चंद्रवंश के बारे में। इनकी जो प्रारंभिक राजधानी थी, है ना, हालांकि ये सबसे लास्ट में बताया जा सकता है, लेकिन तब तक क्योंकि बार बार बीच में आता रहेगा राजधानी राजधानी, तो हमको पता होनी चाहिए। इनकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, चंपावत। सिंपल सी बात है, चंपावत ही होगी, है ना, चंपावत।
चंपावत का पुराना नाम कालीकुमु था। अगर इनकी द्वितीय राजधानी हम देखेंगे तो इनकी द्वितीय राजधानी थी अल्मोड़ा, है ना, अल्मोड़ा। और अगर हम इनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी देखेंगे, ग्रीष्मकालीन, ठीक है, ग्रीष्मकालीन राजधानी ये थी आपकी कहाँ, बिनसर। बिनसर भी वैसे कहाँ है, अल्मोड़ा में ही है, बट एग्जैक्ट जगह हम देखेंगे तो बिनसर, ठीक है। और एक और चीज इसके बारे में, इनके बारे में आपको लिखना है, देवीचंद, ठीक है, देवीचंद या देवी सिंह भी आता है कहीं कहीं के समय, देवी सिंह के समय राजधानी जो है, राजधानी शिफ्ट की गई थी, है ना। देवीचंद मतलब एक राजा आएगा इसमें, है ना, कहाँ करी थी, देवपुरी, अल्मोड़ा में एक जगह है, वहां शिफ्ट कर दी थी, अल्मोड़ा, है ना। तो अल्मोड़ा भी रही इसी के समय, मतलब देवीचंद और इसके समय, देवी सिंह और देवीचंद एक ही व्यक्ति है, इसके समय राजधानी भी अल्मोड़ा भी रही। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे इसमें, तो इनका धर्म क्या था, शैव धर्म था। धर्म कैसा था, शैव धर्म, दिख रहा होगा आपको यहाँ तक, धर्म इनका शैव धर्म था। प्रशासनिक अगर हम इनकी भाषा देखेंगे, प्रशासनिक, प्रशासनिक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटिव होती है, प्रशासनिक भाषा, वो इनकी कैसी थी, प्रशासनिक भाषा थी इनकी क्या, बताओ जल्दी से, कुमाऊनी ही होगी, है ना, कुमाऊनी, प्रशासनिक भाषा थी कुमाऊनी। अगर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एक तो ये बड़ा दिक्कत करता है ना, कुल देवी थी नंदा देवी, कुल देवी, है ना, नंदा देवी, नंदा देवी। और अगर हम देखेंगे, वंश था सोमवंशी, सोमवंशी, है ना, वंश था सोमवंशी। ये एक्स्ट्रा चीजें हैं थोड़ी थोड़ी। और अगर हम देखेंगे, राजमहल को ये चौमल कहते थे, इनके समय जो राजमहल होता था उसे ये चौमल कहते थे, क्या कहते थे, चौमल कहते थे। अगर हम और चीजें देखेंगे, इनकी वंशावली दो थी, है ना, वंशावली, इससे क्वेश्चन आया है जो मैं आपको लिखा रही हूँ। वंशावली दो थी, एक अल्मोड़ा में थी और एक सीरा में थी, अल्मोड़ा और सीरा, दो जगह पर इनकी वंशावली हुई। अब ये पहली जगह और दूसरी जगह, ये किताब है ना, कहाँ पता चला होगा, बुक है कवि भरत की, कवि भरत की किताब है, मानोदय काव्य, काव्य, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, पीवाईक्यू है, कि चंद वंश की वंशावली की, मतलब वंशावली मतलब ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, एक एक करके राजाओं के बारे में थोड़ा बहुत जो एकदम सटीक जानकारी दी थी वंशावली के बारे में, वो किसने दी, कवि भरत ने दी अपनी पुस्तक में, मानोदय काव्य में। क्वेश्चन आया था कि चंद वंशों, चंदों का जो मानोदय काव्य में, किस पुस्तक में चंदों की वंशावली का जिक्र किया गया है ना, तो मानोदय काव्य में। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, है ना, यहाँ तक क्लियर है। चंदों का मूल निवास स्थान, ये मैं आपको अभी आ जाते हैं, चंदों का मूल निवास स्थान, तो मैंने आपको बताया दिया था मूल निवास कहाँ था इनका, मूल निवास मतलब वो तो आया था ना यहाँ, भगवान बद्री मतलब बद्रीदत्त पांडे के अनुसार वो तो बद्री नारायण के दर्शन करने आया था, तो इनका मूल निवास था प्रयाग में गंगा पार झूसी, ये शुरू में मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रयाग में गंगा पार झूसी, गंगा पार झूसी नामक जगह, ठीक है, झूसी नामक जगह में था। अगर हम देखेंगे पभय का ताम्रपत्र, अच्छा इतिहासकारों में मतभेद है, मतभेद मतलब कई लोग कुछ कहते हैं, कई लोग कुछ कहते हैं, और ये मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ कि कत्यूरी का अवसान, अवसान का मतलब होता है कत्यूरी जब समाप्त हो गया होगा या बिल्कुल खत्म होने वाली, पतन होने वाली स्थिति में था, तब जो है किसका उत्पन्न, मतलब तब कौन हुआ, चंदवंश उत्पन्न हुआ, इसी में हमने पढ़ रखा था, है ना। अब आपको एक चीज और याद आ होगा, जो ये क्या कहते हैं उसको, जो ये चंद आया था कन्नौज में हमने पढ़ा था, कान्याकुब्ज वाला, जहां पर हमने पढ़ा था एक मौखरी वंश था, ये मौखरी वंश तो अभी आपको याद नहीं रखना है, बट ठीक है, याद आ जाएगा हर्षवर्धन के समय, जिसमें हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह क्या है, मौखरी वंश के गृहवर्मा से हुआ था, ये हम पढ़ चुके थे। गृहवर्मा को फिर मालवा का शासक जो है उसने मार दिया था, ये कहानी मैं आपको बता चुकी थी। तो ये यहीं पर कन्नौज में ही उस समय कोई वंश रहा होगा, है ना, कन्नौज में, कन्नौज नरेश उस समय रहा, ओल्ड टाइम का, है ना। तो नरेश जो उस समय कन्नौज राजा रहा होगा उस समय, तो कन्नौज नरेश का ये भाई था, कौन,
सोमचंद। तो उस समय जो कन्नौज नरेश इसका कहीं जिक्र नहीं है कि उस समय कन्नौज पर कौन राजा रहा होगा, है ना। हालांकि इतिहास में हो सकती है इसकी चर्चा, लेकिन कौन रहा होगा, क्योंकि जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी डिटेल से इसकी कहीं जानकारी नहीं मिलती है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये वहां से आया हुआ था। तो कन्नौज नरेश के भाई का था, मतलब जो कन्नौज में उस समय राजा रहा होगा उसका भाई था ये, है ना। जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था। तो उस समय जो है प्रयाग, है ना, प्रयाग प्रयाग में के तो थे ये, तो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर, है ना, चंद्रपाल फूर का वंशज था। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो उस समय प्रयाग के शासक थे, है ना, प्रयाग मतलब कन्नौज, वही इलाहाबाद के आसपास वाला एरिया, है ना। तो प्रयाग के शासक थे जो उस समय चंद्रपाल फूर, है ना, जो प्रयाग के शासक चंद्रपाल फूर का वंशज था। तो चंद्रपाल फूर रहा होगा कोई वहां पे, है ना, उनके वंशजों में ही ये रहे होंगे, चंद्रपाल फूर रहे होंगे। फिर उनके बाद हो सकता है कि जो हम पढ़ रहे हैं कि ये सोमचंद का कोई भाई रहा होगा, वो राजा बना होगा। फिर उसके बाद सोमचंद ने भी बनना था, लेकिन सोमचंद इधर आ गया, यहाँ नहीं आता, तो यहाँ चंद्रवंश हम नहीं पढ़ते, है ना, पूरा कचाइन कर गया। अगर इधर ही आता नहीं तो पूरा उत्तराखंड की हिस्ट्री में आपको इतना 62 राजा पढ़ने ही नहीं पड़ते, है ना। तो उधर ही रहता, फिर चंद्रपाल फूर का ही वंशज बनता है, अपने ही वंश में बनता रहता। अब वो यूपी वाली हिस्ट्री में पढ़ते, है ना। लेकिन क्या कर सकते हैं, कचाइन तो हो ही गया है, अभी इधर आ गया तो पूरी कहानी पलट गई। अच्छा, और इनकी राजधानी थी, मतलब ये चंद्रपाल फूर की ही राजधानी कहाँ थी, कन्नौज थी, है ना। तो यही चीज हम पढ़ भी रहे हैं, यही थी, प्रयाग के आसपास था। एक एरिया ऐसा लेंगे, जैसे कोई बोलेगा भारत की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड की देहरादून, तो उत्तराखंड में कोई स्पेशल जगह है जहां लगता है कि भाई, हालांकि देहरादून जो है स्थायी नहीं है, अस्थायी है अभी, है ना, बट ठीक है, कोई ऐसा मिड पॉइंट या कोई ऐसा एरिया ढूंढा जाता है जो राजधानी, मतलब जहां पर सारी चीजें मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, फैसिलिटी मिल जाए, यहाँ तक क्लियर। और यहाँ से आया हुआ था, मतलब ये जो सोमचंद था, थोड़ा इसकी कहानी हमने बता दी कि ये चंद्रपाल फूर का वंशज था, और उस समय जो कन्नौज का भाई, मतलब कन्नौज पर जो राजा रहा होगा उसका भाई था ये। फिर एक और लास्ट इसमें छूट जाता है, और आया क्वेश्चन है PYQ, पभेका, पभेका ताम्रपत्र, है ना, ताम्रपत्र आया क्वेश्चन है, जस्ट वेट। विजय चंद से संबंधित है, ठीक है, विजय चंद से संबंधित, अभी आगे भी पढ़ेंगे ये, लेकिन ये एक समराइज है कि भाई किस 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 में, क्योंकि लास्ट में बीच बीच में आते रहेगा। अब विजय चंद हम राजा पढ़ेंगे चंद्रवंश में, तो विजय चंद के बारे में भी पढ़ेंगे कि विजय चंद ने क्या क्या किया, कैसे, तो कहाँ से विजय चंद की जानकारी मिलती है, तो पभेका ताम्रपत्र से। अच्छा, मैं इसलिए शुरू में ये सारी चीजें लिखा दी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट थी, है ना, जहां से क्वेश्चन आए हुए हैं कि ताम्रपत्र, मझेरा, सेरा खेड़ वाला, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक की कहानी अब ये आपको समझ आ गई होगी। अब एक एक करके हम क्या है, चंद्रवंश के राजाओं को पढ़ेंगे। कुछ ऐसे राजा हैं जो थोड़ा सा बड़े ही भी हैं, जिनके बारे में ज्यादा जानकारी है, जिन्होंने कई सारे युद्ध किए, है ना, जैसे लक्ष्मी चंद है, उसने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया। फिर यहाँ से बीच बीच में गढ़वाल की तरफ भी रुक करेंगे, गढ़वाल की तरफ आक्रमण करेंगे, है ना। तो वो सारी चीजें भी हमको देखनी है, तो समझते हैं इनको, बड़ा अच्छा है हिस्ट्री। अभी शुरुआत का ये दो जो सामान्य परिचय है, ये थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि ये पॉइंट सीधा सीधा याद रखने के पर्पस है। अब राजा जब बनेगा तो अपने हिसाब से साम्राज्य विस्तार करेगा, युद्ध करेगा, मारेगा, काटेगा, लसाड़ेगा, तब जाकर के कुछ काम होगा, है ना। तो राजा है, अपना अधिकार क्षेत्र बड़ा करेंगे, है ना। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और आपको चैनल थोड़ा भी पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप एक्स्ट्रा चीजें आपको पता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए फिर।